वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमें उम्मीद है कि हमारे पिछले वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। आपके कमेंट सेक्शन से जो हमको फीडबैक मिला उसके आधार पर हम अपने वीडियोस को और भी बेहतर बनाने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। आज जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं वो है हाल ही में जारी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जो गाइडलाइंस हैं, जो कि होम आइसोलेशन हो, चाहे फीवर को कैसे मैनेज करना हो उस पर हो, साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेटिव थेरेपीज हैं, जैसे आपने एक दवाई का बहुत नाम सुना होगा रेमडेसिविर, इन दवाइयों का या इन्वेस्टिगेटिव थेरेपीज को कब यूज में लेना चाहिए, कब यूज में नहीं लेना चाहिए, किसके सुपरविजन में इन इन्वेस्टिगेटिव थेरेपीज और मेडिकेशंस को अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, आप ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि हम खुद अपने आप में डॉक्टर्स नहीं हैं, अथॉरिटी नहीं है सब्जेक्ट में। हम लोग जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की थर्सडे को जो जारी गाइडलाइन हुई हैं उन पे आधारित है। क्योंकि मामला इतना पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, इवॉल्विंग है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी, निवेदन रहेगा कि कोई भी इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्टर से, अपने थेरेपिस्ट से, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जरूर कंसल्ट करें। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप ब्लाइंडली कोई एक्शन लें और उसकी वजह से भगवान ना करे किसी को कोई कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाए। जो इंफॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन में हम आपको देंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इन राइटिंग कलर कोडेड फॉर्म में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपके रेडी रेफरेंस के लिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री की लेटेस्ट गाइडलाइंस है कोरोना या कोविड-19 के मैनेजमेंट पर। सबसे पहले तो देखें कि ये न्यूज में क्यों रहा। तो थर्सडे को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मतलब कि भारतीय या सेंट्रल स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जारी किए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है कि रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी करी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, और वो रिवाइज्ड गाइडलाइंस एप्लीकेबल हैं हमारी जो होम आइसोलेशन में है, मतलब जो घर में रहकर अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्वारंटीन है, उनको कैसे मैनेज किया जाए। साथ ही साथ जो एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 के केसेस हैं, मतलब ऐसे केसेस जिनमें शायद लक्षण ना हो, उन्होंने टेस्ट करवाया हो, चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट हो। कई लोग सीटी स्कैन भी करवा रहे हैं कि लंग्स में कितना इंफेक्शन है, लंग्स में सीटी स्कैन सिवियरिटी क्या है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आप होम आइसोलेशन में हैं और आपको सिम्टम्स नहीं हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसके साथ ही साथ इन गाइडलाइंस में बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और ड्रग्स भी दी गई हैं कि किस तरीके से आप ट्रीटमेंट अप्लाई करें, कौन कौन सी ड्रग्स कितने कितने डोजेस में, दिन में कितनी कितनी बार आप खुद ले सकते हैं, और ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आप आपके ट्रीटिंग फिजिशियन मतलब बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप कोई एक्शन ना लें। तो ये तो पहली गाइडलाइन हो गई। जो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें आया है, इन गाइडलाइंस में आया है, वो है पीडियाट्रिक एज ग्रुप को कैसे आप मैनेज करें। पीडियाट्रिक एज ग्रुप मतलब बच्चों को आप कैसे मैनेज करें। अगर उनमें कोरोना पाया जाता है, लक्षण पाए जाते हैं, तो उनके केसेस को आप कैसे अप्रोच करें, कैसे आप डील करें, उनको कैसे आइसोलेट करें आप घर पे, होम आइसोलेशन, और उन केसेस के बारे में आप किस तरह की दवाई दे सकते हैं, डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल अगर गिरे तो किन केसेस में आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट के लिए प्रोसीड करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, डिटेल में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं इन गाइडलाइंस। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि कुछ रिकमेंडेशंस जेनेरिक हैं, जनरल है, जो हम खुद भी समझ सकते हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो अगर कोई कोमोबिडिटी है तो कंसल्ट करके आप जो कोमोबिडिटी की दवाई हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो लिवर से रिलेटेड हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो या ब्लड प्रेशर हो या कोई और बात हो, किसी और तरह की पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो, उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के हिसाब से उस ट्रीटमेंट को लगातार जारी रख आप सकते हैं। उसके लिए लेकिन आप फिजिशियन को या फिर ट्रीटिंग फिजिशियन है उसके साथ आप जरूर एक बार कंसल्ट कर लें कि वो सेफ है या नहीं है। दूसरा, इन गाइडलाइंस में कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दी हैं। स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अगर आप देखें
तो वो रिकमेंडेशन है कि अगर किसी को फीवर हो तो आप क्या करें, किसी को रनिंग नोज हो, मतलब जिसको खांसी हो, जुकाम हो, उसके लिए आप क्या करें, या फिर अगर आपको सिम्टम्स हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हैं, कोविड-19 से आप ग्रसित हैं, तो आप स्टीम लें, आप गागल करें, गर्म पानी के गरारे करें दिन में कम से कम 2 बार, ताकि जो म्यूकस है, कफ है, वो आपके थ्रोट में, आपके लंग्स में डिपॉजिट ना हो पाए, वो क्लियर होता रहे, और जो ब्रेथलेसनेस की जो एक इश्यू बन के आ जाता है कोरोना या कोविड-19 में, उस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सके। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जेनेरिक गाइडलाइंस हम लोगों ने देख ली, अब शुरू करते हैं कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या हैं। और उन स्पेसिफिक गाइडलाइंस में सबसे पहली जो गाइडलाइन है कि अगर बुखार आपका कंट्रोल नहीं होता, मतलब आप कोविड-19 से ग्रसित हैं या आपको उस तरह के लक्षण हैं और बुखार आपका लगातार बना रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन, अगर आपको बुखार आता है, बुखार नहीं जा रहा है, तो आप 650 मिलीग्राम की टैबलेट पैरासीटामोल दिन में लगभग 4 बार लें। 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल की टैबलेट दिन में 4 बार आपको उस फीवर को कंट्रोल करने में, फीवर को भगाने में, हटाने में मदद करेगी। अगर इसके बावजूद भी फीवर नहीं जाता है, तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हो सकता है सजेस्ट करें, जिसमें बाकी जो एडवांस ड्रग्स हैं, जो कि जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जिनको एनसेड भी कहा जाता है, जैसे कि नेप्रोक्सिन 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार, लेकिन पैरासीटामोल आप खुद ले सकते हैं दिन में 4 बार 650 मिलीग्राम। उसके बाद अगर फीवर नहीं जा रहा है, आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अगर उनको अप्रोप्रिएट लगता है तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां जैसे कि नेप्रोक्सिन 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि इसके बावजूद आपको राहत नहीं मिल रही है, तो वो और भी एडवांस दवाइयां आपको रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि एवरमेसिटीन 200 मिलीग्राम पर केजी ऑफ योर वेट, जो आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से आप दिन में 1 बार। 3 से 5 दिन का एक कोर्स चलेगा दोस्तों, चाहे पैरासीटामोल हो या एंटी इन्फ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉइड दवाइयां हों, या उसके अलावा अगर कोई एडवांस मेडिकेशन डॉक्टर को लगता है तो वो हो। अगर 5 दिन के बावजूद भी आपका बुखार नहीं उतरता है, तो फिर आप क्या करेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर हो सकता है आपको रेकमेंड करे दवाइयां जैसे कि इनहेलेशनल बडोसोनॉइड, जो कि इनहेलर और स्पेसर के द्वारा दिया जाता है दिन में 2 बार। वो 5 से 7 दिन आप लें, उससे उम्मीद है कि जो आपका फीवर नहीं जा रहा था, अब उस फीवर में आपको राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। तो पहले आप पैरासीटामोल से स्टार्ट करें, राहत नहीं मिलती आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉइड दवाइयां। अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो फिर आप और एडवांस मेडिकल सुपरविजन के अंडर नेक्स्ट स्टेज पे आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर फीवर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है और फीवर लगातार बना हुआ है, ये सब थेरेपी के बाद भी, और आपका कफ भी लगातार बना हुआ है, इनफैक्ट बढ़ रहा है, तो फिर आप तुरंत ट्रीटिंग फिजिशियन या आपके जो डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, और आपके एग्जामिनेशन के बाद आपके डॉक्टर या फिजिशियन हो सकता है कंसीडर करें लो डोज ओरल स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स आर नॉट रेकमेंडेड। स्टेरॉइड्स के हेल्थ इंपैक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो स्टेरॉइड या लो डोज स्टेरॉइड बेस्ड मेडिकेशन आपको एज ए लास्ट रिसोर्ट ही कंसिडर करना चाहिए, वो भी अपने फिजिशियन और डॉक्टर के साथ प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करने के बाद, प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही आप ये स्टेप लें। दूसरी चीज, एक दवाई है, इनफैक्ट मैं भी अगर दिन में मेरे पास 200 फोन कॉल आते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 50 फोन कॉल सिर्फ रेमडेसिविर नाम की जो दवाई है, इंजेक्शन है, उसके लिए आते होंगे। उसकी अवेलेबिलिटी अभी थोड़ी सी कंस्ट्रेंड है। गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स उठाए हैं जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग को एनहेंस किया जा रहा है, बाहर से भी डोजेज या वायल्स को इंपोर्ट किया जा रहा है, ताकि ये जो कंस्ट्रेंड है, कमी है, इसको दूर किया जा सके।
जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिकमेंडेशन है रेमडेसिविर पे, जिसको इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी कहा गया है। इन्वेस्टिगेशनल इसलिए कि अभी तक जो इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई है या जो रिसर्च हुई है उसने बिल्कुल क्लियर तरीके से ये अभी तक स्टैब्लिश नहीं किया है कि रेमडेसिविर का वास्तव में कोरोना के ट्रीटमेंट में कोई बेहद पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद कई डॉक्टर्स इसको रेकमेंड कर रहे हैं, कई लोग इसको प्रेफर करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन है उनके हिसाब से बहुत क्लियर गाइडलाइन है। पहली बात तो ये आप खुद अपने घर में ना ही खरीदें और ना ही इसको आप खुद बिना मेडिकल सुपरविजन के इसको आप एडमिनिस्टर करें। इसका मतलब अगर आप इस ऑप्शन को कंसीडर भी करते हैं तो आप इसको हॉस्पिटल सेटिंग में प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के साथ और बाद ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो दोस्तों। सेकेंड चीज कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, पर्टिकुलरली 94 SpO2 से कम हो रहा है और आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो आप तुरंत आपके ट्रीटिंग फिजिशियन के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन के ऑप्शन को सीरियसली एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट चीज है, तो ये तो हो गई एडल्ट्स के लिए। जो नई चीज मैं कहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बहुत डिटेल में इस बार जो गाइडलाइंस आई हैं वो आई हैं बच्चों को लेकर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हों। एसिम्प्टोमेटिक मतलब जिनमें कोई लक्षण ना हो, ना उनको फीवर आ रहा हो, ना उनको जुकाम बुखार हो, ना कफ हो, ना ऑक्सीजन की कमी इनको दिखाई दे रही हो, तो ऐसे बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि ऐसे बच्चों के लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उनका ध्यान रखें, उनको मॉनिटर करें, उनका सर्विलांस रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन के बाद उनमें लक्षण डेवलप होना या सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाएं। अगर उनमें कोई सिम्टम नहीं है तो किसी ट्रीटमेंट की उनको जरूरत नहीं है। अब ऐसे बच्चे जिनमें माइल्ड अगर डिजीज जिसको कहा जाए, जिसमें गले में खराश या सो थ्रोट हो या फिर रनिंग नोज हो, बार बार आपको जुकाम आ रहा हो, कफ हो, सांस लेने में दिक्कत हो, या फिर ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनमें कईयों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी हो सकते हैं, मतलब पेट से संबंधी अगर उसको कोई चैलेंजेस हो, तो ऐसे बच्चों के लिए साफ कहा गया है कि इनके लिए कोई सेपरेट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड डिजीज है, सिवेरिटी कम है, तो इनको आप होम आइसोलेशन में रखकर उनको सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की तरह ट्रीट करके उनका इलाज किया जा सकता है। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको तुरंत अस्पताल लेकर जाएं और वहां पे उनको एडमिट करवाएं। अगर बच्चों में फीवर आता है, तो अगर बच्चों में फीवर आता है तो साफ तौर पे सबसे पहले आप पैरासीटामोल लें हर 4 से 6 घंटे में, और बच्चों के लिए 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज का डोज प्रिस्क्राइब किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। अगर किसी को खांसी है तो उसके लिए जो सैलाइन गागल्स, मतलब कि जो आप पानी डाल के और गर्म पानी में नमक डालकर उससे जो आप गरारे कर सकते हैं, गागलिंग कर सकते हैं, वो अडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए रेकमेंड किया गया है। इसके साथ ही साथ क्योंकि कोरोना में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, अंदर से खुश्की महसूस होती है, ड्राइनेस महसूस होती है, तो आप इंश्योर करेंगे कि आप अपने हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखें। आप पानी पिएं, फ्लूइड्स पिएं, आप इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करें, न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, स्वादिष्ट डाइट खाएं, उसके साथ आप जो हेल्दी डाइट है वो खाएं। एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी बच्चों के लिए रेकमेंड नहीं किए गए हैं। अगर बच्चों के सिम्टम्स माइल्ड हैं तो एंटीबायोटिक आप बिल्कुल उनको देने का ना सोचें जब तक कि डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली उसको प्रिस्क्राइब ना करें, रेकमेंड ना करें। उसके बाद अगर आप देखें कि बच्चों का अगर हम कैटेगराइजेशन करें जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है, तो वो 3 या 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है रैपिड रेस्पिरेशन बेंचमार्क, जिसमें अगर मान लीजिए बच्चा 2 महीने से छोटा है और उसकी रेस्पिरेशन रेट, मतलब उसकी सांस लेने की जो रेट है, अगर वो 60 पर मिनट से बेसिकली ज्यादा है। दूसरा है 2 महीने से लेके 12 महीने तक अगर बच्चे की एज है और उसकी रेस्पिरेशन रेट मान लीजिए 50 पर मिनट से ज्यादा है। तीसरी कैटेगरी है 1 से 5 साल, जिसमें उसकी रेस्पिरेशन रेट
40 पर मिनट से ज्यादा है। और फिर नेक्स्ट है 5 साल से ऊपर के बच्चे जिनमें उनकी रेस्पिरेशन रेट 30 मिनट से ज्यादा है। तो ऐसे बच्चे जिनका रेस्पिरेशन रेट इन कैटेगरीज में फॉल करता है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है, ऐसे बच्चों को मॉडरेट डिजीज की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल कम है। 94 जैसे परसेंट प्रिस्क्राइब्ड लेवल है, बेंचमार्क है, उससे ऑक्सीजन लेवल कम है। साथ ही साथ रेस्पिरेशन रेट भी इनका हो सकता है कोरोना की वजह से इंपैक्ट हो। तो इनको आप माइल्ड डिजीज की कैटेगरी में कंसल्ट करें। साथ ही साथ कोरोना के साथ यह भी हो सकता है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, बच्चों को हो सकता है कि निमोनिया की प्रॉब्लम आ रही हो, और इस वजह से निमोनिया की इशू भी हो, उसकी वजह से भी बुखार आ रहा हो। तो जो रेकमेंडेशन है इन पर्टिकुलर केसेस में कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप लैब टेस्ट करवाएं, मतलब रिपीटेड लैब टेस्ट ना करवाएं। अगर आपने एक बार लैब टेस्ट करवा लिया है, कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, और उसके बाद आप उनका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अगर उनको कोमॉर्बिडिटी है, मतलब पहले से भी कोई बीमारी है, ऐसे केसेस में हो सकता है आप रूटीनली लैब टेस्ट करवाना चाहें। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट रेकमेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस में। तो जैसा मैंने कहा कि अगर बच्चों को मॉडरेट डिजीज की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसमें उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है, 90 से नीचे नहीं गिरा है लेकिन 94 से कम है, और अलग अलग उनका रेस्पिरेशन लेवल है उनके एज ग्रुप के हिसाब से, या उनको पहले से कोई कोमोबिलिटी है, तो ऐसे केसेस को आप एडमिट करवाएं, जो कि डेडिकेटेड कोरोना या कोविड हेल्थ केयर सेंटर हैं या सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, और उनको क्लिनिकली आप मॉनिटर करें उनकी हेल्थ कंडीशंस के लिए। तो आप अगर माइल्ड केसेस हैं, वहां पर कहा गया है कि आप होम आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट करें। जहां पे मॉडरेट डिजीज की कैटेगरी में, और जो बच्चे बेसिकली मॉडरेट डिजीज की कैटेगरी में, उनको आप एडमिशन करवाएं। एडमिशन कराने के साथ ही साथ उनका फ्लूइड लेवल, उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे ओआरएस का घोल, एटसेट्रा एटसेट्रा, सॉल्ट्स उनकी बॉडी के अंदर आप मेंटेन करें, ताकि बॉडी इस वायरस के अगेंस्ट लड़ सके, इम्यूनिटी सिस्टम उनका ऑग्यूमेंट हो सके और ज्यादा सुदृढ़ हो सके। और इन गाइडलाइंस में डिटेल में यह भी समझाया गया है कि ऐसे बच्चे जिनको फीवर आए, और फीवर के लिए आप 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज हर 4 से 6 घंटे में आप दें। अगर बच्चे का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा पाया जाता है। उसके साथ यह भी रिकमेंडेशन की गई है कि आप एमॉक्सिलिन को भी एडमिनिस्टर करवाएं अगर डॉक्टर को लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं बच्चे में, तो आप इस पर्टिकुलर दवाई को भी एडमिनिस्टर करने के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऑक्सीजन लेवल हमारा 94 से कम हो जाए, तो इसका मतलब बच्चों के केसेस में इमीडिएटली आप ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के लिए उनको ले जाएं, चाहे घर पे या क्लिनिकल जहां एडमिशन हो वहां पर। इसका मतलब आप अगर वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, तो इन सभी चीजों को आप तत्काल प्रभाव से बच्चे को उपलब्ध कराएं। उसके साथ साथ जो रिकमेंडेशन है वो है कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर ज्यादा आपको लगता है कि जल्दी जल्दी डिटोरिएट हो रही है बच्चे की कंडीशन, तो डॉक्टर से पहले आप कंसल्ट करें, और डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी एडमिनिस्टर करवाने के बारे में सलाह ले सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंडेशन ले सकते हैं डॉक्टर्स की। इस बात को आप ध्यान रखें कि जो स्टेरॉइड्स हैं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स हैं, स्टेरॉइड्स ना ही तो एडल्ट्स में ना ही बच्चों में आप शुरुआती दौर में उनको बिल्कुल भी ना दें। जो बच्चे हैं जिनको मॉडरेट इलनेस है, और पर्टिकुलरली शुरुआती कुछ दिनों में किसी भी तरह के स्टेरॉइड्स आप उनको ना दें, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट उनके पॉजिटिव इंपैक्ट से कहीं ज्यादा सीवियर हो सकता है। तो इस चीज का आप हमेशा हमेशा बेहद ही ध्यान रखें। अच्छा दोस्तों, अब जो लास्ट कैटेगरी है बच्चों की, वो है सीवियर इलनेस। अगर बच्चों में ज्यादा दिक्कत आ रही है, सो ऐसे बच्चे जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90% से कम हो, मतलब उनका SpO2 90 से अगर आपको कम दिखाई देता है, तो उनको सीवियर डिग्री ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन की कैटेगरी में माना जाएगा। सबसे पहले हमने देखा जो एसिम्टोमेटिक हो, फिर हमने देखा जो माइल्ड केसेस हो, फिर हमने देखा जो मॉडरेट केसेस हो। अब हम देख रहे हैं लास्ट कैटेगरी जो सीवियर
डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे बच्चों में सीवियर निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो सकता है, निमोनिया विद साइनोसिस हो सकता है, जिसमें नीला कलर का उनका स्किन या उनकी बॉडी दिखाई दे सकती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया है। ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, बॉडी ब्लूइश नीली पड़ने लग जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये सीवियर कैटेगरी का कोरोना 19 का इन्फेक्शन है। इस सीवियरिटी को आप बेहद ही सीरियसली लें। ऐसे बच्चे हो सकता है कि जिनको बार बार उनकी चेस्ट में सीवियर रिट्रैक्शन आप देखें, लिथार्जी हो, मतलब कि आलस उनको आए, बार बार सीजर हो, एकदम से बॉडी पूरी फ्रीज हो जाए, इस तरह के अगर आप लक्षण देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये सीवियर कैटेगरी का इन्फेक्शन है कोरोना का और आपको इमीडिएटली इसमें एक्शन लेना होगा। ऐसे केसेस को ट्रीट करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस है उसमें रेकमेंड किया गया है कि ऐसे केसेस को आप थ्रोम्बोसिस, जो कि डीप वेन के अंदर एक क्लॉट टाइप की चीज होती है, उसके लिए आप उनको असेस करें। साथ ही साथ या उनको आप असेस करेंगे HLH के लिए, जो कि एक सीवियर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, और ऑर्गन फेलियर के लिए भी आप असेस करेंगे ऐसे बच्चों को, क्योंकि रैपिडली डिटोरिएट हो सकती है कंडीशन बच्चे की। किसी भी तरह की आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें। और किस तरह के और आप टेस्ट बच्चे पे करवाएं डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही। कंप्लीट ब्लड काउंट बच्चे का कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं, लिवर और रीनल, मतलब आपका लिवर और आपकी किडनी का फंक्शनिंग प्रॉपर्ली हो पा रहा है या नहीं। उसके साथ जरूरत पड़े डॉक्टर रेकमेंड करें तो चेस्ट के एक्सरे के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं, ताकि बच्चे के लंग्स में कितना इन्फेक्शन है वो स्पष्ट रूप से आपको निकल कर आ सके। और जो इसमें रेकमेंडेशन है कि आप इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐसी कंडीशन में कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें डेक्सामेथासोन जो कि 0.15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज और मैक्सिमम 6 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे, इस डोज को आप कंसीडर कर सकते हैं ऐसे सीवियर केसेस के लिए। अब इस रिकमेंडेशन में यह भी कहा गया है कि जो बच्चे 19 साल से कम हैं, ऐसे बच्चों को रेमडेसिविर एडमिनिस्टर करने से पहले आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि रेमडेसिविर की एफिकेसी या उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ऐसी मेडिकल कंडीशन में और क्या कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो सकती है, इसका अभी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो रेमडेसिविर जैसी एक्सपेरिमेंटेटिव या इन्वेस्टिगेटिव थेरेपी के बारे में विचार करने से पहले आप इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से सोच लें, जांच लें, परख लें। उसके बाद ही मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल एडवाइस और मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही आप ऐसी थेरेपी को कंसीडर करें। तो एक बार फिर से जैसा मैंने कहा कि रेमडेसिविर जैसी इन्वेस्टिगेटिव जो थेरेपी हैं, जिनका अभी तक मेडिकल रिसर्च के थ्रू प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, पहली बात, ना ही तो ये प्रूव हो चुका है कि इसका कोई फायदा है, ना ही ये प्रूव हो चुका है कि इसको एडमिनिस्टर करने से किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। साथ ही साथ अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ऐसी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना जिसका अभी तक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना देती हैं सिचुएशन को। तो इस बारे में आप ध्यान रखें। और लास्ट पॉइंट जो इस गाइडलाइन में लिखा गया है वो है कि एंटी मलेरियल ड्रग है, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, चाहे एंटीवायरल फेविपिरबर हो, या फिर इवरमेक्टिन हो, या एंटी HIV ड्रग हो, या फिर रेटनोविर हो, इन सभी एंटी मलेरियल ड्रग्स का या एंटीवायरल ड्रग्स का बच्चों के अंदर जिनमें सीवियर डिजीज हो, इनमें कोई फायदा पहुंचाएंगी ये दवाइयां, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों, ये एक टेक्निकल वीडियो है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप खुद भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस को फर्स्ट हैंड पढ़ें। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन से। कोई भी स्टेप लेने से पहले आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन को या डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। आप खुद कोई स्टेप ना लें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पेंडेमिक इज ऑलरेडी रेजिंग सो बैडली इन आवर कंट्री। तो आप कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे बाद में किसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की है,
कहीं ना कहीं कोरोना का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, अप्रोच है, या किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए, कैसे कैटेगराइजेशन करना चाहिए, कहाँ पे आप होम आइसोलेट कर सकते हैं, कहाँ आप खुद बेसिक दवाइयाँ दे सकते हैं, फिर कहाँ आपको ट्रीटिंग फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, इन सब के बारे में आपकी कुछ ना कुछ स्तर तक नॉलेज एनहेंस हुई होगी। इसी के साथ दोस्तों आपसे गुजारिश रहेगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप फॉलो करें, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।